Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is mode of action in auxins. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था, वो इसका फर्स्ट पार्ट था। आज हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है जिसमें है एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सिन जब प्लांट्स में मौजूद होता है तो वो उनके सेल्स की इलोंगेशन कराता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट है, रोल इसका है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। तो ग्रोथ ये किस तरह से कराता है कि ये सेल्स की इलोंगेशन कराता है। और इलोंगेशन किस तरह होती है कि सेल की जो सेल वॉल है उसमें ये लूजनिंग काज करता है। जब सेल वॉल लूज़ होती है तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलोंगेट कर सके। अब जो न्यू हाइपोथेसिस दी गई इन 1971 बाय क्लीलैंड, तो उसमें ये देखा गया कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल वॉल लूजनिंग वो है हाइड्रोजन आयन। कि हाइड्रोजन आइंस की मौजूदगी की वजह से या हाइड्रोजन आइंस के ज़्यादा होने की वजह से सेल वॉल जो है वो एसिडिफाई हो जाती है। अब आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो सेल वॉल में हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो सेल वॉल की हो जाती है एसिडिफिकेशन, और वो एसिडिफिकेशन काज करती है उसकी लूजनिंग। तो ये जो हाइपोथेसिस है इसको एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस का नाम दिया गया, या फिर इसको मीडिया एसिडिफिकेशन या सेल वॉल एसिडिफिकेशन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब इस एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस के मुताबिक ऑक्सिन जब सेल इलोंगेशन काज करता है तो उसमें हमने जैसे अभी कहा कि हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेल वॉल में, उसमें एसिडिफिकेशन काज होती है। तो अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये कहाँ से आते हैं? ये हाइड्रोजन आइंस सेल के जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके या वहाँ से ये पंप होके बाहर की तरफ आते हैं सेल वॉल की तरफ। तो ये जो उसकी आउटवर्ड पंपिंग है इसको इफ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है, ये आप देखें, हाइड्रोजन आइंस इफ्लक्स, या इसको प्रोटॉन इफ्लक्स भी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म से आउटवर्ड जब ये मूव करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म से सेल वॉल तक जाते हैं तो सेल वॉल की ये एसिडिफिकेशन काज करते हैं, और जिसकी वजह से सेल वॉल की लूजनिंग होती है और रैपिड ग्रोथ जो है वो हो जाती है। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं डायग्रामेटिकली। ये आप देखें इसमें कि ये एक सेल दिखाया गया है, ये इसका ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है। अब ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है सारा, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, और ये सबसे बाहर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो इसको एक सेक्शन को दिखाया गया है, ये अंदर का हिस्सा है सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सबसे बाहर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बात की कि होता क्या है कि जब ऑक्सिन मौजूद होता है तो हाइड्रोजन आइंस जो हैं उनका इफ्लक्स होता है टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो यहाँ पर आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कुछ प्रोटीन कैरियर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन आयन पंप भी कहा जाता है, प्रोटॉन पंप, या इनको प्रोटॉन एटीपेज भी कहा जाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं जिनका ये फंक्शन होता है कि हाइड्रोजन आइंस को या प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब जब ऑक्सिन मौजूद होता है सेल में तो ऑक्सिन इन एटीपेज या हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है। जब ये प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होते हैं या एक्टिव हो जाते हैं तो ये पंपिंग स्टार्ट करते हैं, और होता क्या है साइटोप्लाज्म से ये प्रोटॉन्स जो हैं ये मूव करके जाते हैं टुवर्ड्स द सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन इफ्लक्स हो रहा है। तो प्रोटॉन इफ्लक्स होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल। अब सेल वॉल में जब इस तरह से प्रोटॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सेल वॉल क्या हो जाएगी, ये एसिडिफाई हो जाएगी। एसिडिफिकेशन की वजह से इसके जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये एक्टिव करते हैं कुछ प्रोटीन्स को, एक्सपेंसिन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये क्या करते हैं कि सेल वॉल में जो सेलुलोज मौजूद होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को ये लूज़ कर देते हैं या उनको ब्रेकअप करना शुरू कर देते हैं। उनकी जब लूजनिंग हो जाती है, उनके लिंकेजेस को जब ये तोड़ना शुरू करते हैं तो ये एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर ये जो है इलोंगेट कर सकते हैं। सेल वॉल की इलोंगेशन हो सकती है। तो इस तरह से इलोंगेशन होती है। फिर आप देखें जब सेल इलोंगेशन हो जाती है तो सेल का जो साइज़ है वो ये दिखाया गया है कि ओरिजिनल जो साइज़ था उसका पहले इनिशियल साइज़ वो ये था, और जब उसमें ऑक्सिन की मौजूदगी की वजह से
ये उसने सेल इलोंगेशन की तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए। उसमें ये किया गया कि कुछ स्टेम के सेक्शन लिए गए और उनको एक एसिड सॉल्यूशन में रख दिया गया। ठीक है, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं शामिल किया गया, सिर्फ एसिड सॉल्यूशन रखा गया, क्योंकि अभी हमने बात की है कि सेल वॉल की जो लूजनिंग है वो उस हाइपोथेसिस के मुताबिक कहा गया कि वो एसिडिफिकेशन की वजह से होती है। अब एसिडिफिकेशन की वजह से अगर है तो एक्सपेरिमेंट में स्टेम सेक्शंस लिए, उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं किया, सिर्फ एसिड शामिल किया, और वो जो एसिड था वो उसकी pH 3.5 थी। ठीक है, इस सॉल्यूशन में स्टेम सेक्शंस को रख दिया गया ग्रो होने के लिए, और बाद में उसके रिजल्ट्स देखे गए। तो जब उसके रिजल्ट्स देखे तो स्टेम सेक्शंस जो थे वो इलोंगेट कर गए, मतलब उनमें इलोंगेशन हो गई, हालांकि उनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, सिर्फ उसमें एसिड मौजूद था। इसका मतलब ये है कि एसिडिक फैक्टर की वजह से सेल वॉल की जो लूजनिंग है वो होती है और वो इलोंगेट कर सकती है। अब इसलिए क्लीलैंड ने इस हाइपोथेसिस का जो नाम है वो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस रखा है, एसिड की वजह से। और इस इफ़ेक्ट को उसने ऑक्सीजन ग्रोथ इफ़ेक्ट का नाम नहीं दिया, बल्कि उसने एसिड ग्रोथ इफ़ेक्ट का नाम दिया, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया उसमें उसने ऑक्सीजन शामिल ही नहीं किया था, सिर्फ एसिड शामिल किया था, तो भी उसमें यही रिजल्ट्स आए कि सेल की जो इलोंगेशन है वो हो गई। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जैसे हमने बात की कि pH जब कम होती है, एसिडिफिकेशन जब हो जाती है सेल वॉल की, तब उसमें लूजनिंग काज होती है। तो यहाँ पर देखें आप, साइटोप्लाज्म में pH लिखी हुई है 7। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म से यहाँ पर लिखा हुआ है इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन। साइटोप्लाज्म से जब ये प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप होते हैं आउटसाइड बाहर की तरफ, यहाँ पर आप देखें कि प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, इफ्लक्स हो रहा है, तो ये प्रोटॉन्स जो हैं ये पूरी सेल वॉल की pH को कम कर देते हैं। हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होने की वजह से pH कम हो जाती है ना, एसिडिक हो जाती है। तो यहाँ पर pH देखें लिखा हुआ है 5, सेल वॉल की pH है 5, जबकि साइटोप्लाज्म की pH है 7। तो ये एसिडिक pH होने की वजह से सेल वॉल की लूजनिंग होती है और फिर उसमें इलोंगेशन हो सकती है। अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन की वजह से भी सेल वॉल की लूजनिंग देखी गई, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ एसिडिक कंडीशंस जब दी गई तो भी सेल वॉल की लूजनिंग हुई और इलोंगेशन हो गई। तो इन दोनों के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की एप्लीकेशन से भी वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन की एप्लीकेशन से मिले हैं। तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एसिड डायरेक्टली ब्रेक्स एसिड लेबाइल, ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्रेक्स एसिड लेबाइल बॉन्ड्स, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स थ्रू अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। एक तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं उनको ये ब्रेकअप कर रहा हो। एसिड लेबाइल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के बाद एसिडिटी काज करते हैं, मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो एसिडिटी भी बढ़ती है, तो इसलिए इनको एसिड लेबाइल बॉन्ड कहा गया। तो एक तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा हो। जब वो डायरेक्टली करेगा इट मीन्स कि उसको एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिखा है कि नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बग़ैर किसी एंजाइम के डायरेक्टली अगर वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑक्सीजन जो है वो एंजाइमेटिक तरीके से ये कर रहा हो, मतलब ये कि ऑक्सीजन काजेज वॉल टू बिकम मोर एसिडिक देयर बाय ब्रेकिंग द एसिड लेबाइल बॉन्ड्स इनडायरेक्टली बाय द एंजाइम रिक्वायरिंग लो pH, सो दिस इज़ एन एंजाइमेटिक इफेक्ट। मीन्स ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम की मदद से इन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेकअप कर रहा हो। ठीक है, और वो जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है कि वो इफ़ेक्ट ही तब करता हो, वो वर्क ही तब करता हो जब pH कम हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कम pH पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन होती है। अब हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होने की वजह वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाए। तो इसका ऑक्सीजन का जो इफ़ेक्ट है डायरेक्ट भी हो सकता है कि विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी एंजाइम, या फिर ऑक्सीजन इनडायरेक्टली भी
ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और वो जो एंजाइम है वो वर्क करता हो एट लो pH। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये हो सकती हैं। अच्छा, अब फिर जो किया गया एक्सपेरिमेंट, उसमें ये किया गया कि नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के इफ़ेक्ट को देखने के लिए कि क्या ऑक्सीजन जो है वो काज करता है प्रोटॉन इफ्लक्स को, प्रोटॉन की साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ मूवमेंट को अगर ऑक्सीजन काज करता है तो उस इफ़ेक्ट को देखने के लिए ऑक्सीजन के साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी शामिल किए गए, मतलब ऐसे इनहिबिटर्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे। अब जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ऐड किए गए ऑक्सीजन के साथ, तो देखा गया कि बहुत ही कम टाइम में, मींस लेस देन 5 मिनट में उसका ये रिज़ल्ट देखा कि जो प्रोटॉन इफ्लक्स है, प्रोटॉन की जो आउटवर्ड मूवमेंट है सेल वॉल की तरफ, वो रुक गई। ठीक है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन तो था लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, तो उन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की वजह से प्रोटॉन इफ्लक्स भी इनहिबिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़रूरी है फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन जो है वो उसका इफ्लक्स ही तब होगा जब प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होती रहे। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही तो प्रोटॉन इफ्लक्स या प्रोटॉन की आउटवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो रही। अब इस ऑब्जर्वेशन को दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। फर्स्ट ये कि ऑक्सीजन सेंसिटिव एटीपेजेस मे बी मार्केटली अनस्टेबल, सो दीज वुड रिक्वायर कंटिन्यूड सिंथेसिस। ये हो सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने बात की कि उसी पे ही वो प्रोटॉन पंप्स मौजूद होते हैं जिनको एटीपेज पंप भी कहा जाता है। तो वो जो एटीपेज हैं हो सकता है कि वो अनस्टेबल हों, ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मज़ीद एटीपेजेस की सिंथेसिस जो है वो मुसलसल होती रहती हो, कि सिर्फ जो पहले से मौजूद एटीपेज हैं वो काफ़ी ना हो प्रोटॉन की पंपिंग के लिए। तो जब ऑक्सीजन अपना इफ़ेक्ट करता हो सकता है उस दौरान कुछ मज़ीद एटीपेजेस भी सिंथेसाइज होते हों उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोटीन बट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन जनरल एज अ प्रोसेस। अभी जैसे हमने एक बात की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस जब तक होती रहेगी तब तक प्रोटॉन इफ्लक्स जो है, प्रोटॉन की मूवमेंट होती रहेगी आउटवर्ड, और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तो प्रोटॉन इफ्लक्स भी फ़ौरन से रुक जाता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं है बल्कि जनरल है, मतलब सेल में या प्लांट में जो भी प्रोटीन्स बनती हैं उसके लिए ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो इफ्लक्स होगा प्रोटॉन का, नहीं, बल्कि ये जनरल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई भी प्रोटीन हो सकती है उसमें। क्योंकि उसमें होता ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज़ थॉट टू कंज्यूम सम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल GTP विच एक्ट्स एज अ नेगेटिव इफेक्टर फॉर द एटीपेज। क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कुछ GTP इस्तेमाल होती हैं। GTP क्या है? ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ATP है वैसे GTP है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सेल में मौजूद जो GTP हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, मीन्स जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो GTP का लेवल कम हो जाता है। अब GTP का लेवल जब कम हो जाता है तो प्रोटॉन इफ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो GTP है इट इज़ अ नेगेटिव इफेक्टर फॉर द एटीपेज। अगर सेल में GTP की मिकदार ज़्यादा होगी, GTP कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये एक्ट करेगा एज अ इनहिबिटर ऑफ एटीपेज, कि एटीपेज या जो प्रोटॉन पंप हैं उनको ये इनहिबिट करेगा कि वो प्रोटॉन्स को पंप ना कर सकें फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल। लेकिन जब सेल में GTP की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तब एटीपेज जो हैं वो एक्टिव होंगे, और GTP की कंसनट्रेशन कब कम होगी? जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल में तो वो GTP मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करती है, और सेल में GTP मॉलिक्यूल्स जब कम होते हैं तो एटीपेज एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रोटॉन्स को पंप करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो एसिडिक हो जाती है और उसमें वो लूजनिंग काज होती है और वो इलॉन्गेशन करती है। Thus, in the presence of a protein synthesis inhibitor, say cycloheximide, GTP will tend to accumulate owing to its non-consumption in protein synthesis,
Hence, GTP will act as an inhibitor of ATPase and proton efflux is eventually inhibited. वही बात जैसे हमने अभी की कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोटॉन इफ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ही जीटीपी लेवल कम हो पाता है। अब इसमें एक और फैक्टर आ गया ना जीटीपी का, कि जीटीपी जो है वो इनहिबिटर है एटीपेज एक्टिविटी का, कि जब तक जीटीपी लेवल सेल में ज़्यादा होगा एटीपेज जो हैं या प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर जो है वो अप्लाई किया गया, एग्जाम्पल है इसमें साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। जब ये अप्लाई किया गया तो इसने प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया सेल में। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई तो जीटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई सेल में, और जब जीटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो एटीपेज जो है वो इनहिबिट हो गए, क्योंकि जीटीपी का डायरेक्ट इफेक्ट है कि वो एटीपेज को इनएक्टिव रखता है और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। A new hypothesis has been put forward by Cleland regarding the possible involvement of a second factor in the modulation of PM ATPase, means plasma membrane ATPase. It may be assumed that inhibition of protein synthesis would permit the factor GTP to build up this inhibiting ATPase. Then the question is, what role might auxin play in such a scheme? अब ये सारी हमने सिचुएशन देख ली कि जीटीपी सेल में ज़्यादा है तो प्रोटॉन जो है पंप नहीं हो पाएंगे थ्रू द एटीपेज, और अगर जीटीपी का लेवल कम होता है ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटॉन पंप जो है वो प्रोटॉन्स को पंप करते हैं, सेल वॉल एसिडिफाई हो जाती है। तो इस सब में, इस पूरी स्कीम में ऑक्सिन का रोल कहाँ पर है? द आंसर इज़ दैट ऑक्सिन डज नॉट हैव टू एक्ट एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but once it is taken up into the cell, it might interact with some soluble enzyme system in such a way as to alter the level of the negative effector, factor F, or direct it towards protein synthesis. अब वो कहते हैं जो ऑक्सिन का रोल है इसमें, उसके लिए देखा गया कि सेल में वो कहते हैं कुछ और नेगेटिव इफेक्टर्स भी पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जीटीपी जो है ये भी नेगेटिव इफेक्टर है एटीपेज का। इसी तरह से कुछ और नेगेटिव इफेक्टर्स पाए जाते हैं जिनको फैक्टर एफ़ का नाम दिया गया है। ये फैक्टर एफ़ जब मौजूद होते हैं तो ये भी एटीपेज की एक्टिविटी को रोकते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जब हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है तो वो इस फैक्टर एफ़ को या तो इसको अल्टर कर देता है इसके लेवल को, या फिर इसको डायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में भी है। मतलब फैक्टर एफ़ जो है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है और उसके अलावा ये एटीपेज की एक्टिविटी को भी रोकता है। इसको हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वो प्रोटॉन पंप है या एटीपेज जिसको कहते हैं, प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, एटीपेज भी कहते हैं, ये मौजूद है। ठीक है, और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है। तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये एफ फैक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर देखें ये दिखाया गया एफ फैक्टर। अब यहाँ पर ये जो ए दिखाया गया है, ये ए पार्ट में दिखाया गया है कि ऑक्सिन मौजूद नहीं है। जब ऑक्सिन मौजूद नहीं है तो ये जो एफ फैक्टर है, हमने कहा इसका क्या है रोल, कि इसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में भी है और उसके अलावा ये एटीपेज के साथ इंटरेक्ट करके उसकी एक्टिविटी को रोकता है। तो जब ऑक्सिन नहीं होगा तो ये दोनों काम करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हिस्सा लेगा, उसके साथ ही ये एटीपेज की एक्टिविटी को भी रोक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप नहीं हो रहे। ठीक है, बी में देखते हैं। यहाँ पर बी में क्या दिखाया गया है? बी में अब दिखाया गया है ये इंडोल एसिटिक एसिड कि ऑक्सिन मौजूद है। ए में दिखाया गया था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन में क्या होता है। अब बी में दिखाया कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन क्या होगा। जब ऑक्सिन मौजूद होगा, जैसे हमने अभी बात की, तो वो क्या करता है, वो इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एफ फैक्टर, कि एफ फैक्टर को एटीपेज से दूर करता है या अलग करता है, जिसकी वजह से सेल में मौजूद जो एफ फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस में ही इन्वॉल्व होते हैं। वो इस एटीपेज की एक्टिविटी को नहीं रोक पाते, इनहिबिट नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सिन। हमने बात की ना कि ऑक्सिन का क्या रोल है इस पूरी स्कीम में। तो ऑक्सिन का ये रोल है कि ये इस नेगेटिव इफेक्टर को, जो कि एटीपेज का नेगेटिव इफेक्टर है एफ फैक्टर, इसको इनहिबिशन से रोकता है। एटीपेज
की एक्टिविटी को इनहिबिट करने से रोकता है। अब ये एफ फैक्टर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहा है लेकिन एटीपेज को इनहिबिट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एटीपेज अब एक्टिव है और साइटोप्लाज्म से देखें ये प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप होके आउटसाइड जा रहे हैं इन द सेल वॉल। यहाँ सी में अब देखें, अब सी में क्या है कि ऑक्सिन भी मौजूद है लेकिन इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इसके साथ शामिल कर दिया गया। जब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर शामिल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है CH, साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। जब ये इनहिबिटर मौजूद होता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। अब एफ फैक्टर तो है लेकिन इनहिबिटर मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो वैसे ही रुक जाएगी। तो अब ये जो एफ फैक्टर है, इतने सारे जो एफ फैक्टर सेल में मौजूद होंगे, ये सारे के सारे अब लग जाएंगे इसी काम में कि इन्होंने एटीपेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है। चाहे ऑक्सिन मौजूद भी है तो इस सूरत में क्योंकि एफ फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, वो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर साइक्लोहेक्सिमाइड, तो फिर ये एफ फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से चाहे ऑक्सिन मौजूद भी है तो भी ये एटीपेज की एक्टिविटी को रोकेंगे। और यहाँ पर भी देखें कि कोई प्रोटॉन जो है यहाँ पर मूव नहीं कर रहा टूवर्ड्स द सेल वॉल। द एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस अलाउज द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस। अब इस ये जो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है इसमें जो प्रिडिक्शंस आई हैं वो क्या हैं? एक तो ये कि एप्लीकेशन ऑफ एसिड बफर्स शुड प्रमोट शॉर्ट टर्म ग्रोथ, कि अगर एसिड बफर्स शामिल कर दिए जाएं, कुछ एसिडिक कंडीशन दे दी जाए तो सेल में कुछ ना कुछ ग्रोथ जो है वो हो जाती है या इलोंगेशन ये होती है। फिर ये कि ऑक्सिन शुड इंक्रीज द रेट ऑफ वॉल एसिडिफिकेशन थ्रू प्रोटॉन इफ्लक्स। ये बात भी हमें पता चली कि सेल वॉल की जो एसिडिफिकेशन है वो किस वजह से होती है? प्रोटॉन इफ्लक्स की वजह से, कि प्रोटॉन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म से मूव करके सेल वॉल की तरफ आते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एटीपेज हैं उनके ज़रिए। फिर ये कि ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ शुड बी इनहिबिटेड बाय न्यूट्रल बफर्स। अब ये जो ग्रोथ है ये ऑक्सिन इंड्यूस्ड है, ऑक्सिन की मौजूदगी की वजह से ही ये सारा हो रहा है। तो ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सकता है बाय न्यूट्रल बफर, अगर उसको न्यूट्रल कंडीशन दी जाए, मतलब एसिडिक से उसको न्यूट्रल कर दिया जाए पीएच को, तो क्या होगा कि जो ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। कंपाउंड्स अदर देन ऑक्सिन प्रोमोटिंग प्रोटॉन एक्सट्रूजन शुड स्टिमुलेट द ग्रोथ। ऑल ऑफ दीज प्रेडिक्शंस हैव बीन कंफर्म्ड। ऑक्सिन स्टिमुलेट्स प्रोटॉन इफ्लक्स इनटू द सेल वॉल आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ लैग पीरियड। जैसे हमने बात की कि प्रोटॉन इफ्लक्स होता है ऑक्सिन की वजह से, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एटीपेज की एक्टिविटी को और प्रोटॉन्स जो है सेल वॉल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ऑक्सिन की एप्लीकेशन के 10 to 15 मिनट्स के बाद ही प्रोटॉन इफ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है और प्रोटॉन्स की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। ऑक्सिन इंड्यूस्ड प्रोटॉन एक्सट्रूजन प्रोबेबली इन्वॉल्व्स बोथ एक्टिवेशन एज वेल एज डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्रोटॉन एटीपेज या हाइड्रोजन आयन एटीपेज भी कहते हैं। अब ये ऑक्सिन की वजह से जो प्रोटॉन एक्सट्रूजन होती है या प्रोटॉन की मूवमेंट होती है थ्रू द एटीपेज, उसमें ये भी हो सकता है कि पहले से मौजूद जो एटीपेजेस हैं वो एक्टिव हो जाएं या फिर इसमें नए एटीपेजेस भी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा रोल जो है मेजर वो इन प्रोटॉन एटीपेज का है। तो दोनों जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि एक्टिवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन एटीपेजेस के पहले से मौजूद जो एटीपेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, या फिर दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटॉन एटीपेजेस के नए जो प्रोटॉन एटीपेजेस हैं वो सिंथेसाइज हो जाएं अगर पहले से जो मौजूद हैं वो एनफ नहीं है। तो फर्स्ट जो इसमें पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन एटीपेज एक्टिवेशन के पहले से मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो ये किया गया कि कुछ टोबैको सेल्स जो हैं वो लिए गए और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट कर दिया गया, टोबैको सेल्स से अलग कर लिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसके बाद उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऑक्सिन अप्लाई किया गया। मतलब सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करा दिया गया, आइसोलेट करा दिया गया, फिर उसके ऊपर ऑक्सिन अप्लाई किया। तो उसमें देखा कि ऑक्सिन अप्लाई करने के बाद प्रोटॉन पंपिंग एक्टिविटी जो है एटीपेज की वो 20% इंक्रीज़ हो गई है। मतलब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन की वजह से प्रोटॉन पंपिंग जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह से फिर ये भी देखा गया कि अगर सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करने से पहले ऑक्सिन अप्लाई किया जाए
ये तो हमने बात की ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर दी गई, फिर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन अप्लाई किया तो 20% जो है स्टिमुलेशन हुई, प्रोटॉन एक्टिविटी जो है 20% बढ़ गई। अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करने से पहले सेल के ऊपर ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया जाए तो उसमें ये जो एक्टिविटी है प्रोटॉन पंपिंग की, ये 40% जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर देखें, जैसे हमने कहा कि दो बातें इसमें आई हैं, दो हाइपोथेसिस आए हैं कि एक्टिवेशन हो सकती है या तो एटीपेज की या फिर सिंथेसिस हो सकती है। मींस पहले से मौजूद जो एटीपेजेस हैं अगर वही एक्टिव हो के प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्टिवेशन हुई है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना एक्टिवेशन हाइपोथेसिस, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर अप्लाई किया गया। इंडोल एसिटिक एसिड किसके ज़रिए एंटर होता है? ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के ज़रिए ये एंटर होता है। और इंडोल एसिटिक एसिड का क्या इफ़ेक्ट है कि इसने पहले से मौजूद जो यहाँ पर एटीपेजेस हैं, ये प्रोटॉन एटीपेजेस, इनको एक्टिव कर दिया है, ठीक है, जिसको हमने कहा एक्टिवेशन हाइपोथेसिस। और ये जब एक्टिव हुए हैं तो इन्होंने साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स को मूव करना शुरू कर दिया है टुवर्ड्स आउटसाइड टू द सेल वॉल। एक तो ये बात होगी। दूसरी जो भी हमने पढ़नी है वो है सिंथेसिस हाइपोथेसिस के, एक तो ये एक्टिव हो गए, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नए एटीपेजेस बनना शुरू हो जाएं। अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो एटीपेजेस हैं वो कम हैं या वो एनफ नहीं है तो नए एटीपेजेस भी बनते हैं। तो वो इस तरह के इंडोल एसिटिक एसिड अगर मौजूद है तो वो एक्ट करता है एज अ सेकंड मैसेंजर, ठीक है। वो जाके डीएनए के उन एंजाइम्स उन जीन्स को एक्टिव करता है जो कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं प्रोटॉन एटीपेज की, ठीक है। अब ये जीन लिखा हुआ है प्रोटॉन एटीपेज जीन, ये वो जीन है जिसने प्रोटॉन एटीपेज बनाना है। इनको ये एक्टिव करेंगे तो ये जीन्स जो हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए के जीन्स हैं ना, तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर ये बनाएंगे मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हैं ये यहाँ पर जाएंगे राइबोसोम्स के पास, यहाँ दिखाया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं ना राइबोसोम्स, तो ये मैसेंजर आरएनए वहाँ राइबोसोम्स के पास जाएंगे, वहाँ पर ये ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन के बाद ये वही प्रोटीन बनाएंगे जिसके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, प्रोटॉन एटीपेज की हुई थी ना ट्रांसक्रिप्शन, तो ये प्रोटीन भी वही बनेगी प्रोटॉन एटीपेज, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन एटीपेज हैं ये वेसिकल की फॉर्म में या गोल्जी एपरेटस से जो है ये असेंबल होंगे और ये फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एज अ प्रोटॉन एटीपेज जो है ये एक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद ये जो न्यू अब एटीपेजेस बने हैं या पहले से मौजूद जो एटीपेजेस हैं यही फंक्शन कर रहे हैं कि ये प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सेल वॉल। और सेल वॉल में जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं तो ये एक्टिवेशन कर रहे हैं एक्सपेंशंस की, मींस उसमें जो प्रोटीन्स जो उनकी इलास्टिसिटी काज करती हैं और सेल वॉल जो है वो इलास्टिक हो जाएगी या उसकी लूजनिंग हो जाएगी और वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम जो अभी हमने बात की प्रोटॉन एटीपेज सिंथेसिस, इसको देख लेते हैं। द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय साइक्लोहेक्सिमाइड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड suggest that auxin might also stimulate proton pumping by increasing the synthesis of proton ATPase। पहले तो हमने एक बात की थी ना कि प्रोटीन सिंथेसिस का जब इनहिबिटर अप्लाई किया जाता है साइक्लोहेक्सिमाइड तो हमने देखा कि उसमें सेल इलोंगेशन नहीं हुई, ठीक है, एटीपेज जो है वो इनएक्टिव रहा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है, चाहे उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी मौजूद है, तो ऑक्सिन ये भी कर सकता है कि वो नए प्रोटॉन एटीपेजेस बनाना शुरू कर दे, क्योंकि जो पहले से मौजूद एटीपेजेस हैं वो अगर इनएक्टिव हैं तो ये नए एटीपेजेस बना के वहाँ से प्रोटॉन इफ्लक्स भी काज कर सकता है। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ plasma membrane ATPase in maize coleoptiles was detected after only 5 minutes of oxygen treatment and after 40 minutes the amount reached to double। अब इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एटीपेजेस हैं मेज़ कोलियोप्टाइल्स में देखा गया कि जब उनमें ऑक्सिन अप्लाई किया गया तो ऑक्सिन अप्लाई करने के 5 मिनट्स के बाद उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद जो एटीपेजेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, मतलब उनकी न्यू सिंथेसिस हुई और वो तादाद में बढ़ना शुरू हो गए। और 40 मिनट्स के बाद देखा तो उनमें जो तादाद थी एटीपेज की वो डबल हो गई। मींस ऑक्सिजन ट्रीटमेंट से पहले जितने मौजूद थे एटीपेजेस 40 मिनट्स की ट्रीटमेंट के बाद उनकी तादाद एटीपेजेस की डबल हो गई। और इसी तरह से
It has been reported that a threefold stimulation of proton ATPase messenger RNA synthesis by auxin took place specifically in the non-vascular tissues of the coleoptile. इसी तरह थ्री फोल्ड स्टिमुलेशन भी देखी है कि 3 टाइम्स जो है उनकी एटीपेज की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। तो इस सारे की जो समरी है उसमें आपने यही देखा है कि ऑक्सिन का जो इफ़ेक्ट है कि उसने सेल को इलोंगेट करना है वो किस तरह से है कि हमने अभी बात की कि सेल वॉल की जो लूजनिंग है वो किस वजह से होती है, एसिडिक कंडीशन की वजह से होती है। और एसिडिक कंडीशन कब होती है? जब प्रोटॉन इफ्लक्स ज़्यादा होता है। अब प्रोटॉन इफ्लक्स ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप या प्रोटॉन एटीपेज है वो एक्टिव रहे। वो एक्टिव कब होता है? जब हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो ताकि जो इनहिबिटर है उसका एफ फैक्टर वो भी प्रोटीन सिंथेसिस कराए। और उसके अलावा हमने कहा कि जब सेल में जीटीपी लेवल कम हो, और जीटीपी लेवल कम होगा तब जब सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि जीटीपी जो है वो इनहिबिटर है एटीपेज का, वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो सेल में जब जीटीपी लेवल कम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी। प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होने से जो है एटीपेज वो एक्टिव हो जाएगा और वो प्रोटॉन इफ्लक्स को काज करेगा, जिसकी वजह से एसिडिक कंडीशन बनेगी सेल वॉल में और उसकी लूजनिंग होगी और वो इलोंगेट करेगी। दैट्स इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।